Hello viewers, and how are you students? During this meeting I am going to discuss with you about stress, and this is chapter number 5. The students who are studying the course of organization design and behavior, so they can look into the book. And this and during this chapter we are going to discuss about the various uh, types of stressors, strain and stress. And this is the one individual mechanism which you can see in the integrated diagram, which is affecting the individual outcome, job performance and the organization commitment. इंडिविजुअल मैकेनिज्म्स के मुराद है इंडिविजुअल के प्रोसेस, जो इंसान की ज़ात के अंदर के प्रोसेस होते हैं, उसके हवाले से ये वर्ड स्ट्रेस का हम यूज़ करते हैं यहाँ। अभी कुछ लर्निंग गोल्स हैं जो आपके सामने हैं। पहला है व्हाट इज स्ट्रेस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेसर एंड स्ट्रेन्स, व्हाट आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स, हाउ डू इंडिविजुअल कोप विद स्ट्रेस, how does the type A behavior pattern influence the stress process, how does stress affect job performance and organizational commitment, and what step can organization take to manage employee stress. अच्छा, पहली बात तो आपके लिए स्ट्रेस का मौजू जो है कोई नया मौजू नहीं है। आप भी अपनी लाइफ के अंदर मुख्तलिफ मवाक़ों के ऊपर हो सकता है स्ट्रेस का आपने सामना किया हो, जब आपको कभी महसूस हुआ हो कि आपकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आपके ऊपर काम है और आपको बहुत जल्दी बहुत तेज़ी के साथ वो काम करने पड़े हैं। हो सकता है उस मौके के ऊपर आपको स्ट्रेस का एहसास हुआ हो। लेकिन स्ट्रेस की जो बुनियादी डेफिनेशन है, स्ट्रेस एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, ताकि बॉडी जो है वो उस जो कि उसके सामने डिमांड आई है, जो उसके पास चैलेंज है, उस चैलेंज और डिमांड को मीट कर सके। अच्छा, ये क्योंकि ये थ्योरी रिलेट करती है, एक कॉन्सेप्ट है फाइट और फ्लाइट और फ्रीज का, कि जब इंसान के सामने कोई चीज़ ऐसी आती है जो उसके लिए चैलेंजिंग होती है या फिर उसको थ्रेटनिंग महसूस होता है, तो या तो उससे वो फाइट करता है या फिर उससे भाग जाता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो उस हालत के अंदर फ्रीज हो जाते हैं, यानी बिल्कुल इनएक्टिव भी हो जाते हैं। इसलिए स्ट्रेस का जो है ताल्लुक जो है उसके साथ भी किया जाता है कि बायोलॉजिकली बॉडी एक एनर्जी क्रिएट करती है, ठीक है। इसका फिजियोलॉजिकल एलिमेंट भी है, उसका साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी है, और वो बॉडी उसके ज़रिए से जो भी उसके सामने जो चैलेंज आया है, जो जिसमें उसका इंटरेस्ट है उस पर्सन का, और उसके हवाले से बॉडी एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। अच्छा, और ये अगर वो उसकी कैपेसिटी से एक्सीड कर जाए, मतलब अगर वो एक नॉर्मल सा काम है जो कि रोज़ का रोज़ करना होता है, उसको तो आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट नहीं करता, लेकिन एक ऐसा हो जो कि आपकी कुछ कैपेसिटी को कहीं ना कहीं से चैलेंज कर रहा हो, जिसके नतीजे में आपको लगे कि ये काम जो है करना जो है वो रूटीन से थोड़ा हट कर है, और वो रूटीन से हट कर होगा तो फिर आपको दैट क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ चैलेंज ऑन द पर्सन टू मीट द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क। इसलिए स्ट्रेस की डेफिनेशन जो है वो स्ट्रेस की डेफिनेशन आप देखेंगे तो डिफाइंड एज अ psychological response to demands that possesses certain stakes and that takes or exceeds a person capacity or resources. Stress is defined as a psychological response. Psychological response है किसके लिए, जो कोई डिमांड आपके ऊपर आ रही है जिसके अंदर इंसान को कोई इंटरेस्ट है। मतलब एग्जामिनेशन है, अगर एग्जामिनेशन आपके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, रोजाना क्लास पढ़ते हैं तो वो रूटीन एक्टिविटी हो गई। अब जिस दिन एग्जामिनेशन होगा तो एग्जामिनेशन जो होगा वो रूटीन एक्टिविटी से हट कर होगा। जब रूटीन एक्टिविटी से हट कर होगा और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे, हो सकता है एक लेवल ऑफ स्ट्रेस थोड़ा क्रिएट हो कि आपने उस टेस्ट की डिमांड को मीट करना है। जो डिमांड्स आती हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है, उनको हम कहते हैं स्ट्रेसर्स। इस केस के अंदर अगर एग्जाम जो है अगर वो एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, तो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स तो स्ट्रेस है, जो कि बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है टेस्ट के लिए। जो टेस्ट है वो स्ट्रेसर है। इसी तरह स्टूडेंट लाइफ में, आपके स्टूडेंट लाइफ में किस तरह के स्ट्रेसर हो सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रेसर जो कि आपके लिए आपके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट करते हो, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करते हो। अब अगर ऑनलाइन क्लासेज हैं तो उनके लिए अगर उनको अटेंड करना आपके लिए एक रूटीन एक्टिविटी बन गई है, तो उस केस के अंदर वो आपके लिए नो मोर स्ट्रेसर फॉर यू। लेकिन अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन करना है और आपको लगता है कि उसके लिए बहुत सारी मोडेलिटीज़ का ख्याल करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए एक स्ट्रेसर बन सकता है। अगर वो भी आपके लिए जो है रूटीन एक्टिविटी बन जाएगा, तो अगर क्विज़ेस बहुत सारे हों और रोज़ के रोज़ होते रहें, तो फिर वो भी उस तरह का स्ट्रेस हो सकता है, ना क्रिएट करें आपके। अच्छा, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज दैट अकर व्हेन डिमांड टेक्स और एक्सीड वन कैपेसिटी और रिसोर्सेज आर कॉल्ड स्ट्रेन्स। अच्छा, उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है स्ट्रेस के, अगर बहुत देर तक रहे,
बॉडी बार बार अपने आप को सिचुएशन और डिमांड के मुताबिक अपना अगर अडेप्टिव हो रही है और सिचुएशन के लिए अपने आप का साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है और बहुत प्रोलॉन्ग एक्टिविटी आ जाए तो उससे कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो स्ट्रेन्स कहलाते हैं। ठीक है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्ट्रेस आर कॉल्ड स्ट्रेन्स। और इसकी वजह ये होती है कि प्रोलॉन्ग लेवल ऑफ स्ट्रेस अगर बरकरार रहे जिस्म के ऊपर, यानी इंसान के ऊपर रहे और वो इसी की तरह सोचता रहे, तो फिर उसके हवाले से उसके स्ट्रेन्स भी, उसकी बॉडी स्ट्रेन जो है वो नजर आते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर भी एक एनर्जी लेवल है और वो डिप्लीशन हो सकती है उस हवाले से। तो इस हवाले से उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस जो होंगे वो स्ट्रेन्स कहलाते हैं। अच्छा, इसमें हमने देख रहे हैं कि कौन सी जॉब जो है वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और कौन सी जॉब जो है लेस स्ट्रेसफुल है। ये टेबल एक दिया गया है तो जॉब्स के हवाले से। ये कुछ डिस्कशन क्वेश्चन है, ये हम आपकी क्लास के अंदर भी देख लेंगे। आपका क्या ख्याल है कौन सी जॉब ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हैं, और क्या ख्याल है कि क्या उनको ज़्यादा पेमेंट भी मिलती है, क्या उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। अच्छा, कौन से एम्प्लॉय ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं और कौन से एम्प्लॉय लेस स्ट्रेसफुल है, इसके हवाले से एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेस। और दिस थ्योरी एक्सप्लेन हाउ स्ट्रेसर्स आर परसीव्ड एंड अप्रेज्ड एज वेल एज हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू दोज परसेप्शन एंड अप्रेजल। ये थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करती है कि लोग स्ट्रेसर को कैसे परसीव करते हैं और कैसे उनको अप्रेज करते हैं। परसीव का मतलब है कैसे उनके बारे में सोचते हैं, कैसे उनको परसीव करते हैं और फिर उसके मुताबिक किस तरह का रिस्पॉन्स करते हैं। इसके दो लेवल हैं ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेस के। एक है प्राइमरी लेवल, जिसमें पहले व्हेन पीपल फर्स्ट एनकाउंटर स्ट्रेसर द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी अप्रेजल इज ट्रिगर्ड। It occurs as people evaluate the significance and meaning of the stressors they are confronting. मतलब अगर एक स्ट्रेसर आपके सामने आता है और वो प्राइमरी अप्रेजल में पहली दफ़ा में आप ये देखेंगे कि क्या ये मेरे लिए स्ट्रेसफुल है, क्या ये सिचुएशन मेरे लिए स्ट्रेसफुल है। अगर आपको लगता है कि ये जॉब इस तरह की है, मतलब एक कैशियर है और वो एक स्टोर के अंदर बैठा है, उसका रोज़ का काम है कि वो कैश उसने लेना है और कैश जो है वापस करना है, तो ये उसके लिए एक रोज़ की जॉब है। अब अगर कोई आता है, वो पैसे देता है, वो पैसे वापस कर देता है, तो ये एक उसके लिए एक ऐसी जॉब है जो कि उसके लिए कोई खास स्ट्रेसफुल नहीं है। तो प्राइमरी अप्रेजल के अंदर कोई ऐसा इवेंट होता है तो उसके लिए जब स्ट्रेसफुल ही नहीं है तो उसके लिए कोई एज अ स्ट्रेस क्रिएट नहीं करेगा, वो उसके लिए ही और शी डिड नॉट कंसिडर इट एज अ स्ट्रेसर, तो उसको स्ट्रेसर लगेगा नहीं। ये काम कैशियर को जो कि रूटीन सेल ट्रांजैक्शन कर रहा है कस्टमर के साथ, उसकी डे टू डे ट्रांजैक्शन है, तो आप कह सकते हैं ये उसकी जो जॉब डिमांड है दैट टेंड नॉट टू बी अप्रेज्ड एज अ स्ट्रेसफुल आर कॉल्ड बिनाइन जॉब डिमांड। बिनाइन जॉब डिमांड से मुराद ये है कि नॉर्मल, जो कि कोई ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है उस जॉब के हवाले से, उसकी रूटीन के काम है कि कैशियर एक रूटीन का टास्क कर रहा है। और तो फर्स्ट वो ये कंसिडर करेगा कि जो उसकी डिमांड है क्या उसके लिए उसको स्ट्रेस फील होता है। अगर स्ट्रेस उसको फील होगा तब वो इस बात को देखेगा, सेकेंडरी लेवल के ऊपर तब जाएगा जब इस बात को महसूस करेगा कि बाकी वो उसके लिए स्ट्रेसफुल है। देन इट कम्स टू द सेकंड फेज। मतलब अगर आप ये समझें कि अगर एक स्टोर के अंदर कैश के अंदर वो काम कर रहा है और वो उसी के अंदर काम करता है, तो और एकदम कैश की मशीन खराब हो जाती है या कैश शॉर्ट हो जाता है, अब ये जॉब जो होगी उस वक्त उसके लिए एक चैलेंज क्रिएट करेगी किस तरह वो कैश की शॉर्टेज को मीट करेगा। या फिर अगर वो कैश के साथ साथ जो है अगर कोई और उसके अंदर जॉब ऐड कर दी जाती है कि जनाब आपने कस्टमर की जो है ना वो फ़ोन कॉल्स भी सुननी है, अब ये जॉब उसके लिए एक लेवल ऑफ स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। तो सेकेंडरी अप्रेजल, फर्स्ट अप्रेजल में कहेगा कि ठीक है इस तरह की जॉब मेरे लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, तो सेकेंडरी अप्रेजल में वही सोचेगा कि मैं इस स्ट्रेस के साथ कैसे डील करूंगा, हाउ आई एम गोइंग टू कोप विद दैट स्ट्रेस। ये सेकेंडरी लेवल का अप्रेजल होगा। अब जो मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स हैं, और स्ट्रेसर की तारीफ मैंने पहले भी की कि स्ट्रेसर वो हैं जो कि स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, दैट कॉजेज द स्ट्रेस इन द बॉडी प्रिपेयर। स्ट्रेस इज द साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू मीट द डिमांड विद टैक्स और एक्सीड देयर कैपेसिटी और द रिसोर्सेज। अब मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेसर हैं, इनको हम देख लेते हैं। इनकी दो बुनियादी इकसाम है, एक हिंड्रस स्ट्रेसर हैं और एक चैलेंज स्ट्रेसर हैं। दूसरे वर्क रिलेटेड स्ट्रेसर हैं और नॉन वर्क रिलेटेड स्ट्रेसर हैं। अब अगर आप ये देखें जो हिंड्रस स्ट्रेसर हैं वो बुनियादी तौर पर उनकी क्या तारीफ है, ये हम देख लेते हैं। हिंड्रस स्ट्रेसर्स or stressful demand that people tend to perceive as hindering their progress toward personal accomplishment or goal attainment. Or hinder stressor most often trigger negative emotions such as anxiety and anger.
इसके आगे एग्जाम भी देख लेते हैं, लेकिन ये ऐसी स्ट्रेसफुल डिमांड है जो कि इंसान के अंदर एंजाइटी और एंगर क्रिएट करती हैं। उनको लगता है कि वो जो ज़िंदगी में हासिल करना चाह रहे हैं, जो चीज़ वो अचीव करना चाह रहे हैं, उसके हवाले से ये जो है हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। चाइनीज स्ट्रेसर ऐसी स्ट्रेसफुल डिमांड है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देती है लर्निंग के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से, अचीवमेंट के हवाले से, और एक पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करती है सच एज प्राइड एंड एंथुसियाज्म। अब ये बात है कि इंसान जो है वो किस तरीके का मामला चाह रहा होता है। कभी कभार एक चैलेंजिंग जॉब जो होती है वो होती डिफिकल्ट है, लेकिन वो डिफिकल्ट जॉब जो होती है उसमें इंसान अपने स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज डेवलप करता है उस जॉब को, की रिक्वायरमेंट को मीट करने की वजह से, करने के लिए, और उसकी वजह से उसके अंदर जब उसको होता है उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होती है। उसको लगता है कि उसने एक अचीवमेंट की है इस जॉब के हवाले से। तो चैलेंज सेंसर जो होते हैं वो कुछ पॉजिटिव इमोशन जो हैं वो जनरेट करते हैं। अब वर्क हिंड्रेंस स्ट्रेसर की मुख्तलिफ इकसाम हैं। पहला है रोल कॉन्फ्लिक्ट, रिफ्लेक्ट टू कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशन दैट अदर पीपल में हैव ऑफ अस। अच्छा, कॉल सेंटर ऑपरेटर के हवाले से एग्जांपल दी गई है। और कॉल सेंटर ऑपरेटर जो है, और उसके अंदर अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट आ जाए रोल के हवाले से, मसलन उनको ये कहा जाए कि आपने जो है लोगों की बात भी पूरी सुननी है और नंबर ऑफ कॉल्स भी जो है ज़्यादा अटेंड करनी है। अब अगर आप किसी की बात पूरी सुनेंगे तो हो सकता है नंबर ऑफ कॉल्स कम हो जाए, और अगर बात शॉर्ट सुनेंगे तो हो सकता है बात पूरी ना सुनी जाए। तो एक किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा रोल्स के दरमियान। अच्छा, रोल है वो एक आपकी जो एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग दैट पर्सन, अबाउट दैट the set of the behavior which you assumed with that kind of a position, जो कि आप समझते हैं कि एक रोल आप जब स्टूडेंट का एक रोल आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्टूडेंट के रोल के साथ क्या एक्सपेक्टेशन होती है। इसी तरह कॉल सेंटर का ऑपरेटर जो होगा वो उसके साथ अगर कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशन होंगी रोल के हवाले से, तो एक रोल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर है रोल एम्बिगिटी, एंड रोल एम्बिगिटी रेफर टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन regarding what needs to be done in a role, as well as unpredictably regarding the consequence of performance in that role. Student, new employees. मतलब अगर आपको ये मालूम ना हो कि आपसे मतलब पहले दिन अगर प्रोफेसर आपको यही ना बताए कि एग्जामिनेशन के किस तरह का होगा, मॉडल क्या होगा, प्रोजेक्ट किस तरह का होगा, इसमें सक्सीड किस तरह करना है, अगर ये एक्सपेक्टेशन आपको क्लैरिटी के साथ नहीं होगी तो आप फिर एम्बिगिटी, स्टूडेंट एम्बिगिटी का शिकार हो जाएगा। उसको ये नहीं मालूम होगा कि क्लियर एक्सपेक्टेशन है क्या प्रोफेसर की। जब प्रोफेसर की एक्सपेक्टेशन क्लियर हो जाएंगी तो फिर स्टूडेंट को अपना रोल परफॉर्म करना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो एम्बिगिटी का शिकार रहेगा। इसी तरह एक नया एम्प्लॉय आता है, अगर उसकी बेहतर ओरिएंटेशन की जाती है, उसको बताया जाता है किस तरीके से वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो वो अच्छा ओरिएंट हो जाएगा, परफॉर्मेंस लेवल उसका बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये बातें उसको बताएंगे नहीं तो फिर उसका रोल एम्बिगिटी का शिकार हो जाएगा, और ये एक वर्क हिंड्रेंस स्ट्रेसर की फॉर्म है। फिर रोल ओवरलोड, जब आपके पास बहुत सारे रोल एक ही पर्सन को दे दिया जाए, इतने ज़्यादा रोल दे दिए जाएंगे वो सारे के सारे रोल वो परफॉर्म ही ना कर सके। मसलन अगर आप जैसे कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जिस तरह बैंकिंग इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो है रोल ओवरलोड बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ किस्म के रोल परफॉर्म करने पड़ते हैं उन लोगों को, 3 से 4 रोल परफॉर्म कर रहे हैं। तो कभी कभार इतना रोल ओवरलोड की वजह से उनकी एक्सपेक्टेशन फॉर ईच रोल जो है वो पूरी नहीं कर पाते। और देखिए आप में जो स्टूडेंट जो है इस वक्त एम्प्लॉय भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, उनका रोल ओवरलोड जो है वो ज़्यादा है उनके मुकाबले में जो सिर्फ एम्प्लॉयज़ हैं, जो सिर्फ या फिर एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, जो सिर्फ फुल टाइम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अगर कोई ऐसे हैं जो कि घर के भी मामला देख रहे हैं, फिर प्लस जो है वो अपने दफ्तर में भी अगर उनको मल्टीपल रोल दिए गए हैं, स्टूडेंट के भी रोल है, तो फिर मल्टीपल रोल की वजह से, ओवरलोड की वजह से भी एक हिंड्रेंस स्ट्रेसर क्रिएट हो सकते हैं, हिंड्रेंस स्ट्रेसर बन सकता है। अच्छा, फिर डेली हैसल है जो हमें आने जाने के हवाले से, डे टू डे एक्टिविटीज़ के हवाले से, ट्रैफिक है हमारे यहाँ तो और भी है, हम बिजली के मामलात भी हैं, लोड शेडिंग के भी मामलात हैं, और भी मामलात हैं, पानी के मामलात हैं, ये सारी डेली हैसल हैं। इंटरनेट आना जाना, ये सारी टेक्नोलॉजी के जो सपोर्ट सिस्टम है, ये भी एक किस्म की जो है वर्क इंटरसेसर क्रिएट, वर्क इंटरसेसर की टाइप। अब वर्क चैलेंज स्ट्रेसर की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वर्क चैलेंज स्ट्रेसर वो स्ट्रेसफुल डिमांड है जो कि पीपल उनको परसीव करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज है, और इसे उनको अचीव करने के बाद उनको एक पॉजिटिव इमोशन क्रिएट होते हैं। इसमें पहली जो टाइप है वो टाइम प्रेशर की है। अच्छा, टाइम प्रेशर का मतलब ये है कि आपके पास जो टाइम है वो इज़ नॉट क्वाइट इनफ टू डू ऑल द टास्क, और उसके हवाले से टाइम प्रेशर के अंदर आप ये करते हैं कि आपको एक कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा टास्क करने पड़ते हैं, लेकिन आप उसको कर सकते हैं, आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं, आपकी स्किल्स हैं, आपको एक फीलिंग ऑफ फ्लो महसूस होती है,
आप उस काम को एंजॉय भी करते हैं, बावजूद से कम टाइम होने के बावजूद वो आप काम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो टाइम प्रेशर आपके लिए एक चैलेंज क्रिएट करता है और उसको करने के बाद एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होती है। इसमें कई स्टूडेंट जो है वो आखिर में जाके कई बार कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें वो शुरू शुरू में भी साथ साथ करते चले जाते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट, मल्टीपल प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीज़ें करते हैं और उसके नतीजे के अंदर जो है वो एक टाइम प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट होता है, लेकिन फिर भी वो उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद है वर्क कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, वर्क कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रेफर्स टू द डिग्री टू विच the requirement of the work in terms of knowledge, skills and abilities takes or exceed the capabilities of the person who is responsible for performing that particular kind of the work. मतलब वर्क कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि इंसान को एक ऐसा काम मिला है जिसके अंदर उसकी नेचर इस तरह की है कि आपको उस काम के अंदर कुछ और चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, कुछ स्किल और नॉलेज अपना अचीव करना पड़ता है। और एक मार्केटिंग मैनेजर है, उसको आप प्रमोट कर देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग बना देते हैं और उसको कहते हैं कि अब आपके पास ये पुअर प्रोडक्शन फैसिलिटी है, पुअर लेबर रिलेशनशिप है और अब आपने सारे मामलात को देखना है। तो वो जब देखता है इस मामलात को, उसकी हो सकता है कॉम्पिटेंसी और स्किल उस लेवल की ना हो, लेकिन उनको देखने के हवाले से उस कॉम्प्लेक्सिटी को सीखता है कि किस तरीके के साथ इन लोगों को मैनेज करना है, किस तरीके के साथ इस काम को करना है और उस फंक्शनल लेवल को सीखने के बाद वो उस काम को बेहतर तौर से परफॉर्म कर लेता है। तो ये भी एक किस्म का चैलेंज स्ट्रेसर है। फिर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपके लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कर दिया जाता है। नंबर ऑफ स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन जो है उस जॉब के अंदर हायर कर दी जाती हैं। मसलन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो सिंपल अगर डायरेक्शन थोड़ी सी भी गलत कर दे तो बहुत सारी ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसकी वजह से वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो बड़े अटेंटिव रहते हैं अपने काम के हवाले से और उनको बड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है ताकि जो है वो फ्लाइट जो है वो सेफली जो है वो लैंड करें। तो बहरहाल जिस जॉब के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, वो भी एक किस्म का चैलेंज स्ट्रेसर जो है वो क्रिएट करती है। उसके बाद नॉन वर्क हिंड्रेंस स्ट्रेसर हैं। इसमें पहला नॉन वर्क हिंड्रेंस स्ट्रेसर है वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से मुराद ये है स्पेशल फॉर्म ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें डिमांड ऑफ द वर्क रोल हिंडर द फुलफिलमेंट ऑफ द डिमांड ऑफ द फैमिली रोल। क्या आपको कोई ऐसा रोल है वर्क के हवाले से जो कि आपका फैमिली रोल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है? मतलब कई बार होता है लोगों को सुबह अपने बच्चे को जिस तरह छोड़ने के लिए जाना है और अब वो दफ्तर से अगर लेट हो जाए, अब दफ्तर में पहुंचना जो है वो एक रोल है, फिर बीइंग अ फादर बच्चों को छोड़ना भी एक रोल है। तो अगर ये रोल आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए तो फिर एक उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। फिर अगर कोई एल्डरली घर के अंदर है जिसको आपको केयर करनी है और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की अगर रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ आवर्स की ज़्यादा है तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और कभी कभार लोग वर्क से कॉन्फ्लिक्ट ले जाते हैं फैमिली की तरफ। अगर वर्क रिलेटेड इंटरेस्ट स्ट्रेसर ज़्यादा है तो वो उस तरह की फ्रस्ट्रेशन जो है वो घर ले जाते हैं, जैसे उनके अपने रिलेशनशिप खराब होते हैं। फिर इसी तरह फैमिली टू वर्क कॉन्फ्लिक्ट भी है कि अगर फैमिली के अंदर कोई इस तरह के आपके मामलात हैं जो कि इतने हेल्दी नहीं है तो लोग उसका गुस्सा उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है दफ्तर में भी ले आते हैं। तो इस वजह से भी जो है कुछ मामलात ये भी एक हिंड्रेंस स्ट्रेसर की टाइप है। फिर नेगेटिव लाइफ इवेंट जिंदगी के अंदर हो, कुछ जो लाइफ इवेंट है उनको ज़्यादा लोग परसीव करते हैं नेगेटिवली, जिस तरह डाइवोर्स है, डेथ ऑफ द फैमिली मेम्बर है और इनका भी असरात जो होते हैं इंसान की ज़ात के ऊपर ऐसा होते हैं जिसकी वजह से उसका लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो कभी कभार इंक्रीज हो जाता है। फिर फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी रेफर टू द कंडीशन दैट क्रिएट अनसर्टेनिटीज with regard to the loss of livelihood, savings or the ability to pay expense। और इस तरह की आपने देखी कंडीशन कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी लोग इस तरह के नेगेटिव लाइफ इवेंट से गुजरे जब उनकी जॉब या तो ख़त्म हो गई है या फिर अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई, किस तरीके से फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जो है नीड्स को एड्रेस किया जाएगा। तो उस हवाले से जो है वो भी फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी और ख़ास तौर पे देखा गया कि हमारे यहाँ ये मेल ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं बनस्बत फीमेल के। जो लोग अगर क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ द मेल जो है वो ज़्यादा है हमारे माशरे के हवाले से, तो ये भी देखा गया। अच्छा, फिर नॉन वर्क चैलेंज स्ट्रेसर में फैमिली टाइम डिमांड। इससे मुराद ये होता है कि एक पर्सन जो है कमिटेड है अपने फैमिली के कामों के हवाले से, फैमिली की इवेंट्स के हवाले से, फैमिली की पिकनिक्स के हवाले से, और उसको लगता है कि मैं दफ्तर का काम अपना टाइम पे ख़त्म करूंगा तो देन आई कैन बेसिकली ट्रैवल, देन आई कैन होस्ट पार्टीज और अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजार सकता हूँ। तो उन फैमिली टाइम डिमांड्स की वजह से भी ये एक किस्म की सेंस ऑफ अचीवमेंट क्रिएट करता है कि वो एक काम अपना करे कम्प्लीटली ताकि वो अपने फैमिली के अंदर वो टाइम गुजार सके।
फिर पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से किसी फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम का हिस्सा लेना, या फिर कोई और डेवलपमेंट एक्टिविटी, कोई नई लैंग्वेज सीख लेना, किसी हॉबी के अंदर पार्टिसिपेट कर देना, ये सारी भी किस्म की टाइम डिमांड तो क्रिएट करती है, लेकिन एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी क्रिएट करती है इंसान के अंदर। फिर पॉजिटिव लाइफ इवेंट है, जिस तरह मैरिज है, प्रेगनेंसी है, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड है, ये भी इंसान के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट करती हैं और एक पॉजिटिवली भी उसको मोटिवेट करती हैं कि वो काम की तरफ और अपने मामलात की तरफ ज़्यादा बेहतर जो है वो तवज्जो दे। अच्छा, फिर ये दूसरा है कि अगर स्ट्रेसफुल डिमांड आती है तो हाउ डू पीपल कोप विद स्ट्रेसर, वो स्ट्रेसर के साथ किस तरह कोप कर सकते हैं। तो स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेस के जब लोग ये देखते हैं कि स्ट्रेसफुल डिमांड है तो वो सोचते हैं व्हाट शुड आई डू, व्हाट कैन आई डू, तो ये सेकेंडरी अप्रेजल है। इस मामले में वो ये सोचते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। उस हवाले से दो मामलात हैं कोपिंग के हवाले से। कोपिंग से मुराद ये है कि वो बिहेवियर और वो थॉट जो कि लोग यूज़ करते हैं कि स्ट्रेसफुल डिमांड्स को मीट करने के हवाले से, जो भी स्ट्रेसफुल डिमांड उनके लाइफ में आई हैं, जो कि वो फेस कर रहे हैं और उसके हवाले से जो भी इमोशन उसके साथ आ रहे हैं, तो वो क्या बिहेवियर और थॉट्स को यूज़ करते हैं ताकि वो उस स्ट्रेसफुल डिमांड को डील कर सकें, उस स्ट्रेस को वो डील कर सकें। अब इंसान की क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की एक अनसर्टेनिटी भी उसके लिए एक कभी कभार स्ट्रेस क्रिएट करती है। अब ये जो मामलात हैं इसको किस तरीके के साथ इंसान करता है, ये कोपिंग होती है कि क्या थॉट्स हैं, क्या इमोशंस हैं, किस क्या एक्शन को लेता है उनके हवाले से। इसमें दो डोमिनेंट कोपिंग की स्ट्रेटजीज हैं, एक है बिहेवियरल कोपिंग और दूसरी कॉग्निटिव कोपिंग। और बिहेवियरल कोपिंग इन्वॉल्व द सेट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट आर यूज्ड टू डील विद अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। वो तमाम फिजिकल एक्टिविटीज जो एक्शन तो लेंगे ताकि वो स्ट्रेसफुल एक्टिविटी के साथ डील कर सकें। और कॉग्निटिव कोपिंग से मुराद है कि वो तमाम थॉट्स जो कि इन्वॉल्व होंगी टू डील विद दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो इसको वन बाय वन देख लेते हैं, बिहेवियरल कोपिंग की कौन सी टाइप्स हैं और कॉग्निटिव कोपिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं। अच्छा, इसमें दो किस्म के और भी कोपिंग की टाइप्स हैं जहाँ बिहेवियरल और कॉग्निटिव कोपिंग करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट सा बन जाएगा। एक है प्रॉब्लम फोकस कोपिंग, refers to behavior and cognition intended to manage the stressful situation itself, और दूसरी emotion focused coping refers to the various way in which people manage their own emotional reaction to stressful demands। तो यानी वो कोपिंग की स्ट्रेटजी जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करें उनको प्रॉब्लम फोकस कोपिंग कहते हैं, और वो कोपिंग की स्ट्रेटजी जो कि इमोशन के ऊपर फोकस करें उनको हम कहते हैं इमोशन फोकस कोपिंग। ठीक है, एक एग्जामिनेशन है तो ये एक्चुअल अगर आपके लिए वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम फोकस कोपिंग जो भी आप एक्शन लेंगे उसको डील करने के हवाले से। और इमोशन फोकस कोपिंग वो होगी जो अगर एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर कोई इमोशन जनरेट हो रहा है जो कि ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। अब ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं कोपिंग स्ट्रेटजीज के हवाले से, प्रॉब्लम फोकस कोपिंग और इमोशन फोकस कोपिंग के हवाले से। तो आप ये देख सकते हैं कि बिहेवियरल मेथड के अंदर आप देखें तो प्रॉब्लम फोकस कोपिंग के अंदर ये है कि वर्किंग हार्ड, एग्जामिनेशन आ रहे हैं तो ज़्यादा मेहनत काम करें, सीकिंग असिस्टेंट लोगों से अगर आप किसी से मदद ले सकते हैं सीखने के हवाले से तो मदद ले लें। एक्वायरिंग एडिशनल रिसोर्सेज से मुराद ये है कि प्रोफेसर से बात कर लें, और लोगों से कोई बात कर लें, कोई और कोई किताबें देख लें। कॉग्निटिव मेथड क्या होंगे, स्ट्रेटेजाइजिंग। स्ट्रेटेजाइजिंग से मुराद है अगर जैसे 5 आपके पास अगर कोर्सेज हैं, 4 कोर्सेज हैं, तो आप उसकी टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी, कितने घंटे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को खुद से मोटिवेट करेंगे काम करने के हवाले से। और चेंजिंग प्रायोरिटीज़, अब आप ये काम करने के हवाले से अपनी प्रायोरिटी को देखेंगे कि आपकी प्रायोरिटी क्या होंगी जिसकी वजह से आप उस काम को कंप्लीट कर सकें। उसके बाद इमोशन फोकस कोपिंग। इमोशन फोकस कोपिंग के अंदर बिहेवियरल मेथड है कि अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर आप इंगेज हो जाएं। सीकिंग सपोर्ट, आपको एक अगर कोई घर में कोई सपोर्ट है जो कि आपके इमोशन के हवाले से आपको हेल्प कर सकती है, उनसे बात कर सकते हैं। वेंटिंग आउट योर एंगर, अगर किसी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो गुस्सा निकालने के लिए बहुत सारे लोग मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। कुछ लोग रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। बहुत सारे काम है जो लोग करते हैं जो कि एक सेफ मेथड है एंगर को वेंट आउट करने के हवाले से। या फिर उस शख्स से बात करते हैं जिससे जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा है, अगर सेफली बात कर सकते हैं। फिर कॉग्निटिव मेथड है अवॉइडिंग, डिस्टेंसिंग एंड इग्नोरिंग। अवॉइड करना, अपने आप को उस चीज़ से दूर कर लेना, इग्नोर करना, और एक पॉजिटिव देखना नेगेटिव के अंदर भी, और रीअप्रेजिंग, सिचुएशन को रीअप्रेज करना, चीज़ों के मायने डिफरेंट लेना, उस चीज़ों के अंदर देखना कि ये चीज़ जो अगर आपको वक्ती तौर पे लग रही है कि शायद आपके लिए ठीक नहीं हुई, उसके अंदर ये देखना कि उसका क्या
अदर वे क्या हो सकता है उसको, हाउ कैन वी सी द थिंग इन अ डिफरेंट मैनर, हाउ कैन वी सी द थिंग इन अ डिफरेंट वे और एंगल, हम किस तरह तरीके से उस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये कुछ कोपिंग की स्ट्रैटेजीज हैं। फिर लोग कोपिंग की स्ट्रैटेजीज कौन सी लेते हैं, असल में बात यह है कि जिन मुख्तलिफ कोपिंग स्ट्रैटेजीज लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल की होती हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव जो उनको लगती हैं वो उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है इससे वो अपने स्ट्रेसर के साथ बेहतर तौर से डील कर सकते हैं और उसकी फीलिंग उनको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा स्ट्रेस का पार्ट 2 के अंदर, कि किस तरीके के साथ इसको एक्सपीरियंस और स्ट्रेन क्या है। तो फॉर today, you will in this video I have discussed about the what is stress, what is strain, what are the stressor, what are the different types of stressor, and what are the coping strategies to deal with those stressors. Okay, bye bye, and Allah Hafiz.